आपकी सैलरी से हर महीने एक छोटा सा हिस्सा कटता है जिसे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इसमें आपका हिस्सा और कंपनी का हिस्सा होता है और ये पैसा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में जमा होता है और उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि पीएफ का पैसा उनके रिटायरमेंट के बाद या फिर किसी इमरजेंसी में काम आएगा, लेकिन सच ये है कि जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो पीएफ निकालना आसान नहीं होता। रीजन सबमिट करने पड़ते हैं कि पैसा क्यों निकाल रहे हो और इन सब के बाद कभी कभी आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। ऊपर से अगर कंपनी ने टाइम पर पीएफ जमा नहीं किया तो ब्याज और पेनल्टी का झंझट अलग से होता है। पर अब ईपीएफओ ने इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की है। कुछ नियमों में राहत दी है ताकि जल्दी से पैसा निकाला जा सके, तो कुछ में सख्ती को बढ़ा दिया गया है ताकि पीएफ का मिसयूज ना हो, और कुछ नए रिफॉर्म्स ऐसे आए हैं जो आने वाले समय में पीएफ को निकालने और मैनेज करने को बहुत आसान प्रोसेस बना देंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या नियम है और ये कैसे आपको फायदा पहुंचाएंगे। इन शॉर्ट, ये खबर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पीएफ के मेंबर हैं या फिर फ्यूचर में पीएफ को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले समझते हैं कि आखिर ये पीएफ होता क्या है। दरअसल पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड असल में आपकी सैलरी और कंपनी की तरफ से हर महीने जमा होने वाला पैसा है। ये पैसा ईपीएफओ के अकाउंट में जमा होता है और उस पर हर साल करीब 8.25% का इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पीएफ भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सबसे आम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो अभी मैंने आपको बताया। फिर आता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जिसमें अगर आप चाहो तो अपनी सैलरी से ईपीएफ के अलावा एक्स्ट्रा पैसा भी उस अकाउंट में जमा करवा सकते हो। ये ऑप्शनल है और इस पर ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आप खुद अपनी मर्जी से पैसा डालते हो जो सीधे सरकार के पास सेफ रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपकी टैक्स में मदद मिल जाती है और रिटायरमेंट या किसी इमरजेंसी में पैसा निकालने की फैसिलिटी मिलती है। तो ओवरऑल पीएफ से आपको हर तरह से फायदा मिलता है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस फायदे को लेने का जब समय आता है ना तो दिक्कत बहुत हो जाती है। अगर आप पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ईपीएफओ से नोटिस आता है कि आप आखिर पैसा निकाल क्यों रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप घर खरीदने के लिए पैसा निकाल रहे हो ना तो उसका एक अलग फॉर्म है, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर ये पैसा निकालना है तो उसका प्रोसेस भी अलग से था, और फिर फॉर्म में अगर कोई कमी रह जाए तो क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी की तरफ से कभी पीएफ भरना मिस हुआ होगा तो पेनल्टी का झंझट भी आपको अलग से सर पर पड़ता है। ऐसे में लोग अपने ही पैसों के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ईपीएफओ ने इन सारे कंफ्यूज करने वाले रूल्स को एक साथ जोड़कर सिर्फ 3 आसान कैटेगरी में बना दिया है, यानी कि अब सिर्फ इन 3 वजहों से आप अपना पैसा निकाल पाओगे, और इन तीनों को भी एक एक करके हम समझ लेते हैं। ईपीएफओ ने अब पीएफ निकालने के पुराने 13 रीजन कैटेगरी को सिर्फ 3 सिंपल कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है एसेंशियल नीड्स की, जिसमें बीमारी, पढ़ाई या शादी को डाला गया है, और इन सिचुएशंस में आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है हाउसिंग नीड्स की, यानी कि अगर घर खरीदना हो, बनवाना हो, रिपेयर करवाना हो, ये सब जो रेजिडेंशियल जरूरतें हैं ना, इसको इसमें शामिल किया गया है। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस की, जिसमें बेरोजगारी, नेचुरल डिजास्टर, महामारी या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पीएफ निकालना आसान हो गया है। इन 3 कैटेगरीज में अब कोई भी पीएफ मेंबर अपना क्लेम बहुत आसानी से सबमिट कर सकता है। लंबे पेपर वर्क, अलग अलग अप्रूवल्स और वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि पीएफ निकालना अब पहले की तरह हेडेक नहीं रहा, बल्कि ज्यादा स्मूथ हो गया है, फास्ट हो गया है और हैसल फ्री हो गया है। इसके अलावा भी ईपीएफओ ने कुछ और बदलाव किए हैं, तो चलिए लगे हाथ उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि अब आप अपने पीएफ अकाउंट का 100% पैसा निकाल सकते हो, जिसमें आपका हिस्सा और कंपनी का हिस्सा दोनों शामिल है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पीएफ निकालने के लिए एक लिमिट हुआ करती थी, जैसे कि आप सिर्फ 50% या 90% तक पैसा निकाल सकते थे। इसका फायदा अब ये होगा कि बड़े खर्चों में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पहले अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी में 5 लाख रुपए चाहिए होते थे तो अक्सर आधा ही आपको मिलता था और बाकी के लिए आपको लोन लेना पड़ता होगा, लेकिन अब आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा निकालने के लिए एलिजिबल बैलेंस होना जरूरी है, यानी अकाउंट में कुछ तो मिनिमम बैलेंस आपको छोड़ना होगा। इसके अलावा तीसरा बड़ा बदलाव है कि पहले जहां पीएफ से एजुकेशन और शादी के लिए पैसा निकालने की टोटल लिमिट सिर्फ 3 बार थी, उसे अब बढ़ा दिया गया है। ऐसे में उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती थी जिनके घर में 2 से ज्यादा बच्चे थे, लेकिन अब नए नियम में आपको एजुकेशन के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पीएफ का पैसा निकालने की छूट मिली है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को आसानी से कर सकेंगे, ताकि ना तो पैसों की कमी से पढ़ाई रुके और ना ही शादी में कोई दिक्कत आए। पहले लोगों के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, लॉकडाउन, बेरोजगारी या महामारी के सिचुएशन में अगर पैसों की जरूरत उनको पड़ती थी तो हर बार इसे साबित करना पड़ता था। ऐसे में अगर ईपीएफओ को लगता था कि आपका रीजन ठीक नहीं से जस्टिफाई हो रहा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब नया नियम कहता है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर पैसा निकालना चाहता हो तो उसे कोई रीजन बताने की जरूरत है ही नहीं। मतलब अब ईपीएफओ मेंबर्स अपने पीएफ का पूरा अधिकार अपने पास रखते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा है प्रिवेसी और स्पीड में। पहले रीजन गलत लगे या पूरा साबित नहीं हो पाते थे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। अब बस अप्लाई करो और पीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। इससे ग्रीवियंसेस कम हुए हैं और स्ट्रेस भी। लेकिन इन सब फायदों को लेने के लिए कंडीशन भी जोड़ दी गई है। आपको अपने पीएफ अकाउंट में हमेशा कम से कम 25% बैलेंस रखना होगा, यानी कि आप भले ही पार्शियली विड्रॉ कर रहे हो या फिर पूरा पैसा निकाल रहे हो, लेकिन अकाउंट आपका खाली नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि रिटायरमेंट के समय आपके पास पैसा मौजूद रहे। साथ ही इस पैसे पर मिलने वाला ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा भी आपको लगातार मिलता रहे, क्योंकि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो सरकार ने आपको पैसे की जरूरत पड़ने पर आपके लिए दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन साथ ही इंश्योर करने की कोशिश की है कि आपकी जो फ्यूचर सेविंग्स है या रिटायरमेंट लाइफ है वो सिक्योर रहे। इससे सरकार का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर सब लोग पूरा पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं तो उससे ईपीएफओ का फंड कम हो जाता है, जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है। इसके अलावा सरकार ने एक और सख्ती जोड़ दी है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कोई भी इंसान 2 महीने बाद अपना पूरा पैसा पीएफ से निकाल सकता था, लेकिन अब ये ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 12 महीने इस लिमिट को तय कर दिया गया है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको कम से कम 1 साल तक इंतजार करना होगा और उसके बाद ही आप पूरा पीएफ अमाउंट निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं विश्वास स्कीम की, जो इस पूरे बदलाव की शायद सबसे ह्यूमन फ्रेंडली कोशिश है। पहले होता था कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने पीएफ जमा करने में थोड़ी सी भी देरी की होती थी तो ईपीएफओ भारी भरकम पेनल्टीज लगा दिया करता था। 2008 से पहले ये पेनल्टी सालाना 17% से 37% तक हुआ करती थी। बाद में ये घटकर 5% to 25% हो गई। इतनी बड़ी पेनल्टीज के चलते हजारों कंपनियां कोर्ट में चली जाती थी और यही वजह है कि करीब 6000 केस कोर्ट में हैं और 21,000 मामले ईपीएफओ के पोर्टल पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन अब ईपीएफओ ने कहा है कि इस स्कीम से पेनल्टी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर देरी होती है तो सिर्फ 1% पर मंथ देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीएफ जमा करने में 2 महीने की देरी हुई है तो सिर्फ 0.25%, और अगर 4 महीने की देरी हुई है तो 0.50% पेनल्टी लगेगी। इस बदलाव के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, एम्प्लॉयर पर पेनल्टी का बोझ कम होगा, जिससे वे समय पर पीएफ जमा करने के लिए एंकरेज्ड होंगे, और दूसरा है अदालतों में पेंडिंग पड़े हजारों पुराने मामले जल्दी ही निपट पाएंगे। इन नए रूल्स में पेंशन धारकों को भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि बैंक जाकर उन्हें पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की झंझट होती थी। लाइफ सर्टिफिकेट एक तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इसलिए देना होता था ताकि ये साबित किया जा सके कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति अभी जिंदा है। पहले इसे पाने के लिए पेंशनर्स को बैंक जाकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई लोगों को इंटरनेट या ऑनलाइन प्रोसेस समझने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के जरिए ये काम घर बैठे ही हो जाएगा, यानी बुजुर्गों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और उनका पैसा बिना रुकावट के चलता रहेगा। साथ ही जो कंपनियां हर महीने ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न सबमिट किया करती थी, तो उनके लिए भी राहत है। अब सितंबर 2025 की ईसीआर की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है।
पहले ये हर महीने की 15 तारीख हुआ करता था, लेकिन अब नई ECR में ये जो तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमेशा डिले हो जाया करता था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारे चेंजेस रेवोल्यूशनरी हैं ताकि PF को यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चेंज सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आनंद ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव।